आज हम लोग जो है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस स्टडी करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं इनको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। एक होता है डिस्क्रीट और दूसरा होता है कंटिन्यूस, यानी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस और दूसरा आपका कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। ये आप ध्यान रखेंगे। कंटिन्यूस डिस्क्रीट में क्या होते हैं, काउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। काउंटेबल पॉइंट्स का मतलब आप जानते होंगे, काउंटेबिलिटी में काउंटेबल पॉइंट्स होंगे जिनके साथ नेचुरल नंबर के साथ जो वन करस्पॉन्डेंस कर लेते हैं उन सेट्स को हम कहते हैं काउंटेबल सेट्स। जैसे अब सिंपल तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर कोई रैंडम वेरिएबल एक्स ऐसी वैल्यू लेता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, तो इसको हम काउंटेबल कहते हैं। अब यही नहीं है कि यही वैल्यू ले, इस तरीके की जो कोई वैल्यू लेगा 2, 4, 5, 6 इस तरीके से भी वैल्यू लेता है नेचुरल नंबर के साथ अगर मैप करें और मैप करने के बाद 1/2 मैपिंग बन जाए तो उसको हम काउंटेबल सेट कहते हैं। कंटिन्यूस सेट क्या होता है? कंटिन्यूस वो होता है जो काउंटेबल पॉइंट्स नहीं रखता है, जिसमें इंटरवल टाइप की चीज़ें आ जाती हैं, उसको हम कहते हैं कंटिन्यूस। यानी जहाँ पर अनकाउंटेबल पॉइंट्स होते हैं। कैसे पॉइंट होंगे? अनकाउंटेबल पॉइंट्स, उन सेट्स को हम कहते हैं कंटिन्यूस। अनकाउंटेबल पॉइंट्स जहाँ पाएंगे, ठीक है। तो दो तरीके के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, ये बात हम बता ही चुके हैं पहले आपको, और नहीं तो फिर और किसी मतलब जो है लेक्चर में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। आज हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक डिस्क्रीट और एक कंटिन्यूस, ठीक है ना। और इसमें सबसे पहला जो हम डिस्क्रीट स्टडी करेंगे, डिस्क्रीट में सबसे फर्स्ट वाला होता है बाइनोमियल, है ना। बर्नौली भी लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन बर्नौली बाइनोमियल का स्पेशल केस होता है। तो हम पहला स्टडी कर रहे हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिस्कवर किया था जेम्स बर्नौली ने, और ये इसका जो डिस्कवरी ईयर था वो था 1700, यानी 1700 ईस्वी में, 1700 इन द ईयर 1700 इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये पब्लिश हुआ था 1713 में, 8 साल बाद इनकी डेथ के। ये इनकी डेथ हो गई थी 1705 में। तो इनके स्टूडेंट थे, स्टूडेंट ने ये पब्लिश किया था इस ईयर में। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है? डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट का मतलब ये कैसे पॉइंट लेगा? काउंटेबल पॉइंट लेगा, जैसे 0, 1, 2 ये सब पॉइंट क्या होते हैं? डेंस नहीं होते हैं, नॉन डेंस पॉइंट होते हैं। आप लोग इसके बारे में जानते भी होंगे, नहीं जानते हो तो जानते रहिए। जैसे इस तरीके के जो भी पॉइंट होते हैं या तो फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट भी हो, और इनफाइनाइट वो इस तरीके के हो जो डेंस नहीं हो। डेंस का मतलब इंटरवल में ना आए, तो हम उनको कहेंगे काउंटेबल पॉइंट्स, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की सिचुएशन में यूज किया जाता है? यूज करते हैं यस या नो या सक्सेस और फेलियर टाइप की सिचुएशन होती हैं, तब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, है ना। यस नो का मतलब है कि मतलब कोई आदमी रेस जीत सकता है या नहीं जीत सकता है, तो वो जीत भी सकता है, नहीं भी जीत सकता है ना। कोई तो कोई ये है कि कंपटीशन में कोई कंपटीशन निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता है, तो निकालना हो गया तो सक्सेस हो गया, नहीं निकालेगा तो फेलियर हो गया। तो इस तरीके की जब सिचुएशंस आती हैं तब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा सा आगे इसको लिख लेंगे, कैसे लिखेंगे? अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स विद मास पॉइंट्स 0, 1, 2 एंड वही पॉइंट जो है इज सेट टू फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होंगे इसमें, इनफाइनाइट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। डिस्क्रीट होंगे, लेकिन डिस्क्रीट कैसे होंगे? एन तक जाएगा। फॉलो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर्स एन एंड पी। इसमें दो पैरामीटर होते हैं, एक एन और एक पी। एन क्या होता है? जो भी आपके ट्रायल्स वगैरह नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, पी प्रोबेबिलिटी है। इफ़ इट्स पीएमएफ इज गिवन बाई, पीएमएफ का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या होता है? प्रोबेबिलिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इस तरीके के फंक्शन को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। हमने इसको डिटेल में बताया भी है, और नहीं तो फिर किसी लेक्चर में हम बताएंगे। अभी आप इतना ध्यान रखिए कि हम जो प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लिखते हैं इसी को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं। डिस्क्रीट होता है तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कहते हैं, और कंटिन्यूस का केस होता है तो हम इसको पीडीएफ कहते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। तो पीएमएफ है, पीएमएफ आपका क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बाइनोमियल का ये
प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, एक्स क्या है आपका रैंडम वेरिएबल है, x स्मॉल x जो है उसका अकरेंस है कि मतलब जो है कितने बार अकर कर रही है। इसको ऐसे भी लिखते हैं px या इसको fx ऐसे भी लिखते हैं। स्मॉल है ये fx, स्मॉल है px इक्वल टू NCX, इसको सिंबल को C है, ये ऐसा सिंबल जो होता है यहाँ C लिखा नहीं है, अगर ऐसे लिखते हैं तो ये रिप्रेजेंटेशन C का है। NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स, यहाँ पर x की वैल्यू 0 1 और n तक है और Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी है, Q की वैल्यू 1 माइनस पी या P प्लस Q इज इक्वल टू 1 है, ये जानते हैं। P क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस एंड Q प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, इन दोनों का सम कितना आएगा 1 आएगा। 0 अदरवाइज, अगर जो है यहाँ 0 1 के अलावा निगेटिव आ जाए x की वैल्यू या फिर जो है n से बड़ी आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 0 होगी, इसलिए ये लिखा जाता है 0 अदरवाइज। अदरवाइज का मतलब इन पॉइंट के अलावा कहीं वैल्यू पड़ रही है तो कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, तो ये इसका फार्मूला है, ये आप फार्मूला ध्यान रखेंगे। वी राइट x इज डिस्ट्रीब्यूटेड, इस ये सिंबल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड का सिंबल है, x इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाइनोमियली NP, ये आप इसको ध्यान रखेंगे, ऐसे लिखा जाता है। अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल x है जो BIN लिखा है बाइनोमियल के लिए, और NP का मतलब ये पैरामीटर है NP। ऐसे भी लिखते हैं लोग x, NP, कुछ ऐसे भी लिखते हैं इसको, कैसे लिखते हैं x और NP ऐसे भी लिखते हैं, उसका मतलब वही होता है, ऐसे ज़्यादातर इसी को लिखते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला हो गया किसका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन आप इसी फार्मूले से निकालेंगे। क्या फार्मूला है NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स, ये फार्मूला आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए ये कब है जब x हमारे केस आ रहे हैं, तब x जितने केस आएंगे तो क्वेश्चन करेंगे तो समझ जाओगे। तो ये फार्मूला आप ध्यान रख लीजिए। तो हमने इतनी चीज़ें बताई, इतनी चीज़ें आप ध्यान से करने की कोशिश करिए। रिमार्क में आप लिखेंगे द टू इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट्स n एंड p आर नॉन एज द पैरामीटर्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। n और p को हम क्या कहते हैं पैरामीटर्स कहते हैं। तो बाइनोमियल में कितने पैरामीटर होते हैं 2 पैरामीटर होते हैं। n इज नॉन एज द डिग्री ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, n को कहते हैं डिग्री बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, एनी रैंडम वेरिएबल विच फॉलोज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड बाइनोमियल वेरिएट। अगर कोई रैंडम वेरिएबल बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे x फॉलो बाइनोमियल तो इसको क्या कहेंगे बाइनोमियल, x को क्या कहेंगे बाइनोमियल वेरिएट, इज नॉन एज बाइनोमियल वेरिएट। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 to n px। अगर हम जो है px जो प्रोबेबिलिटी निकाले थे ये प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 से n px की वैल्यू रख दो। px की वैल्यू कितनी है NCX P की पावर x Q की पावर n माइनस एक्स, समेसन सम कर दिया। तो आप सम करोगे तो सम करने के बाद अब सम खोल दीजिए, आप x की वैल्यू 0 रखोगे, फिर x की वैल्यू आप 1 रखोगे, इस तरीके से एक सीरीज बन जाएगी। वो सीरीज जो आएगी वो इस तरीके की आएगी q प्लस p की पावर n इज इक्वल टू 1। ये बाइनोमियल सीरीज है। बाइनोमियल का मतलब इसको हम खोल सकते हैं ना, बाइनोमियल का मतलब है q प्लस p की पावर n को अगर खोलें तो ये क्या होगा q प्लस p की पावर n का फॉर्मूला आप जानते हो NC0। ठीक है, और पहला जो होता है उसकी मैक्सिमम पावर q की पावर n, दूसरे वाले की मिनिमम पावर p की पावर 0 प्लस NC1। ठीक है, और उस वाले की पावर 1 कम होती जाएगी जिसकी ज़्यादा थी, और इसकी पावर 1 बढ़ती जाएगी, प्लस डॉट 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 प्लस लास्ट में क्या होगा NCN, और इसकी पावर सबसे कम और इसकी पावर 0 p की पावर n, ये होता है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जब सीरीज आप खोलोगे तो इसी तरीके की पूरी सीरीज बन जाएगी। आप x0 रखोगे तो x0 रखोगे तो NC0 हो जाएगा, और p की पावर 0 1 हो जाएगा, q की पावर n बचेगा। तो NC0 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो जब आप पहला q यहाँ p की पावर 0 1 हो गया तो q की, और x0 है तो q की पावर n बचा, q की पावर n। ठीक है, और यहाँ पर देखो हमने वही तो कहा था x0 करो तो NC0 आ रहा है कि नहीं, और p की पावर 0 आ रहा है, ये पहला टर्म मिल जाएगा, फिर दूसरा ये मिल जाएगा, फिर आप खोल दीजिए पूरा यही मिलेगा। तो ये इसका जब हम सम करते हैं तो ये आपका सम आता है q प्लस पी की पावर n। ठीक है, ये इसका एक्सपेंशन होता है, और q प्लस पी हम जानते हैं 1 होता है, q प्लस पी का सम जब करते हैं तो 1 होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। ठीक है,
कभी कभी ये होता है कि आप जो है इस डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करिए, डिस्ट्रीब्यूशन को फिट करना है तो ये फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी फंक्शन जिसे कहते हैं, या फिटिंग ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहता है, तो आप इस फार्मूले से फिट करोगे fx = n × px। ठीक है, n तो n ही रहेगा, n जो है कैपिटल N है ये, और p के x की वैल्यू रख दीजिए समेसन x = 0 to n NCx p⁻x q⁻n−x, n तो n रहेगा, इसका करोगे सम तो वही आ जाएगा जो हम यहाँ किए थे अभी q+p⁻n। अब ये q+p⁻n यहाँ q+p 1 नहीं रखेंगे, ध्यान रखिए, यहाँ q+p को आप ऐसा ही छोड़ दोगे, नहीं तो फिर 1 आ जाएगा, होता वही है लेकिन छोड़ देंगे क्योंकि फिट करना होता है डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए आगे बढ़िए। अब ये तो हमने अब सब चीज़ें बता दी, रिमार्क कुछ बता दिए, डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन कर दिया। अब इसकी फिजिकल कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ईच ट्रायल रिजल्ट्स इन 2 एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट आउटकम्स, यानी जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ट्रायल हम करते हैं तो ईच ट्रायल में क्या होता है, एग्जॉस्टिव एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट आउटकम्स आते हैं। इसका मतलब ये होता है कि एग्जॉस्टिव का मतलब टोटल एंड म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये होता है कि अगर उनका इंटरसेक्शन लेते हैं तो इंटरसेक्शन में कोई पॉइंट नहीं आता है। टर्म्ड एज सक्सेस एंड फेलियर, टर्म्ड एज इनका इसका मतलब इसका इस टर्मोलॉजी का पूरा मतलब क्या है, सक्सेस एंड फेलियर, यानी ईच ट्रायल में सक्सेस और फेलियर आते हैं, और सक्सेस और फेलियर का जो सम होता है वो हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक, ये मतलब है इस पॉइंट का। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर ऑफ ट्रायल्स n इज फाइनाइट, यानी जो n होता है हमने बताया था आपको पहले ही, n जो होगा वो फाइनाइट होगा। द ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी पहला ट्रायल और दूसरा ट्रायल जो है कोई उस पर डिपेंडेंसी नहीं होगी। जो हमने पहले ट्रायल किया और फिर सेकंड टाइम ट्रायल करें, थर्ड टाइम ट्रायल करें तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस p इज कॉन्स्टेंट फॉर ईच ट्रायल, तो अलग अलग ट्रायल के लिए जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो जो फेलियर है वो सक्सेस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि सक्सेस की प्रोबेबिलिटी आपकी आ जाएगी, आप कितनी बार सक्सेस है तो सक्सेस के बाद सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर 1/2 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 1-1/2 यानी 1/2 हो जाएगी। सक्सेस की प्रोबेबिलिटी अगर आपकी मान लीजिए 1/3 है तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी 2/3 आ जाएगी। तो ये हर ट्रायल में सक्सेस की प्रोबेबिलिटी जो है कांस्टेंट रहेगी। The problems relating to tossing of a coin or throwing of a dice or drawing cards from a pack of cards with replacement lead to binomial probability distribution। ये कैसी प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं, इसमें प्रॉब्लम ऐसी आएंगी जो कॉइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है कि कॉइन को टॉस करा गया इतनी बार, या डाई को रोल किया गया, या डाई को थ्रो किया गया। डाइस क्या होता है, डाई का प्लूरल होता है यानी बहुवचन होता है। एक डाई होगा तो DIE लिखेंगे, और एक से ज़्यादा डाई होते हैं तो डाइस लिखते हैं। ठीक है, तो कॉइन को हमेशा टॉस किया जाता है, हमने बताया है पहले ही, और डाई जो होता है उसको थ्रो करते हैं या रोल करते हैं। और ड्राइंग कार्ड्स फ्रॉम, या कोई ताश की गड्डी है उसमें से कुछ कार्ड निकाल रहे हैं तो विद रिप्लेसमेंट का मतलब है ताश निकाला और निकालने के बाद फिर वहीं रख दिया जहाँ से निकाला था, इसको कहते हैं विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती हैं वो हमारी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की होती हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ लगता है। ठीक है, तो ये हमने कुछ चीज़ें डिस्कस करी। इसके बाद हम एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन के बाद जो है आपको इसकी कैसे अप्लाई करोगे ये समझ में आ जाएगा। तो ये चलिए, 10 coins are thrown simultaneously, find the probability of getting at least 7 heads। ये क्वेश्चन है। 10 कॉइन को हमने क्या किया, 10 coins are thrown simultaneously, मतलब जो है 10 कॉइन जो है साइमल्टेनियसली परस्पर फेंके गए। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड, कम से कम कितने हेड मिले, 7 हेड मिले। तो ये तो सबसे पहले कॉइन की प्रॉब्लम है तो हमें P चाहिए होता है, इसमें हमें चाहिए क्या होता है, P चाहिए होता है, Q चाहिए होता है, N चाहिए होता है, R चाहिए होता है या X चाहिए होता है। तो इन केस ऑफ 1 कॉइन ओमेगा = HT। सैम्पल स्पेस ये होता है, अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो सैम्पल स्पेस में क्या हो सकता है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। ये बात क्लियर है। हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, टेल की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होती है। ठीक है, क्योंकि एक की प्रोबेबिलिटी P होगी तो दूसरे की 1- होती उतनी होगी, कोई वैसे भी दिख रहा है ये।
देयरफॉर P इज इक्वल टू PH इज इक्वल टू 1/2 एंड Q इज इक्वल टू 1 माइनस P इज इक्वल टू 1/2। तो P और Q की प्रोबेबिलिटी पता चल गई हमें। P और Q की प्रोबेबिलिटी हमें P और Q चाहिए होते हैं। P मतलब अकरेंस की प्रोबेबिलिटी, Q मीन्स नॉन अकरेंस की प्रोबेबिलिटी। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग X हेड्स इन ए रैंडम थ्रो ऑफ 10 कॉइन्स इज। अब अगर X हेड हम कहें कि जो हमने किसी कॉइन को टॉस किया तो उसमें X हेड आएंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? PX इज इक्वल टू 10CX। वही फार्मूला निकालिए आप, NCX। हमने क्या था कहा था? PX इज इक्वल टू NCX। N की जगह 10 है तो 10CX 1/2 की पावर क्या था? 1/2 की पावर वहाँ था P की पावर X। तो P कितना है? 1/2, तो 1/2 की पावर X। Q की पावर N माइनस एक्स। Q कितना था? 1/2 की पावर 10 माइनस एक्स इज इक्वल टू 10CX वही रहा 1/2 की पावर। अब इन दो 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ है, पावर आपकी क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी। तो माइनस से माइनस कट गया, 10 आ गया। तो 10CX 1/2 की पावर 10, और X की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेगा? 0 से कहाँ तक जाएगा? 10 तक। ये आपकी PX का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। अब पूछ क्या रहा है? अब पूछ ये रहा है कि आप निकालिए 7, कम से कम 7 हेड। तो कम से कम 7 हेड का मतलब 7 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, 9 भी हो सकते हैं और 10 भी हो सकते हैं। तो नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 7 हेड्स का मतलब प्रोबेबिलिटी X ग्रेटर देन इक्वल टू 7। तो इसका मतलब क्या है? 7 होगा, या फिर या जब आता है तो प्लस लगता है, ध्यान रखिए, या फिर 8 या फिर 9 या फिर 10, ये आ सकते हैं। तो 10 P7 निकालोगे तो क्या करोगे? X की जगह 7 रख दो, तो 10C7 1/2 की पावर 10। P8 करोगे तो 8 रख दोगे, 10C8 X की जगह 1/2 की पावर 10। P9 करोगे तो 10C9 1/2 की पावर 10। P10 करोगे तो 10C10 1/2 की पावर 10। अब इन सब की वैल्यू निकालनी पड़ेगी C वालों की। ये सभी वैल्यू उठा के आप क्या करोगे? यहाँ पर रखना है PX में, यहीं रख दो, यहीं पर रख दोगे P7 का मतलब सब ये P7 P8 P9 P10 सभी जो है रख दोगे तो ये आ जाएगा ये एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशन आ गया, इसमें सब में 1/2 की पावर 10 कॉमन है, तो 1/2 की पावर 10 बाहर ले लिया, जितना बचा वो लिख लीजिए। 10C7 प्लस 10C8 प्लस 10C9 प्लस 10C10, इनकी वैल्यू निकालेंगे। देखो मैंने ये निकाला, ये फार्मूला होता है, आप इस फार्मूले को इसमें याद रखेंगे। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में NCR का फार्मूला है ये, NCR का ये फार्मूला ध्यान रखिए। NCR इज इक्वल टू फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। तो 10C7 निकालेंगे तो फैक्टोरियल 10 अपॉन ये वाला होता है, फैक्टोरियल R का मतलब ये, तो फैक्टोरियल N का मतलब ये, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 10 माइनस 7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7 इंटू 3 फैक्टोरियल। चलिए इसको करिए तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। अब इसको आप कैंसिल करेंगे तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कट जाएगा। क्वेश्चन कहता है 7 पे क्यों रोक दिया आपने? तो 7 पे काटने के लिए रोक दिया, यहाँ से 7 से 7 कट जाएगा। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 इंटू 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल वो लिखते हैं 3 2 इंटू 1 फैक्टोरियल का मतलब होता है उस नंबर से स्टार्ट करता है, एक कम होते हुए 1 तक जाता है ये है। तो इसका कैलकुलेशन करोगे 120 आएगा। इसी तरीके से 10C8 निकालो तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 10 माइनस 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2, 10 इंटू 9 इंटू 8, ये तब तक वहाँ तक ले जाएंगे जब ये कैंसिल करें। नीचे फैक्टोरियल 8 था तो 8 किया, अपॉन फैक्टोरियल 2 ये वाला हो गया। इसको कैलकुलेशन करो तो आप 45 आ जाएगा। ऐसे ही 10C9 10 आ जाएगा और 10C10 जो है 1 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिए NC0 और NCN जो है ना, ये जो है आपके करके देखिए 1 होते हैं। ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? अब इसको आप रख दीजिए 1/2 की पावर 10 120, इसकी वैल्यू कितनी आई थी वहाँ से देखिए, ये वाली है 120 प्लस 40 प्लस 10 प्लस 1, इसकी कैलकुलेशन सबको जोड़ोगे तो 176 आएगा। और 1/2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी आएगी? तो 1/2 की पावर 10 का मतलब है 1/2 को आप मल्टीप्लाई करो 10 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो 1 ही आएगा और नीचे आएगा 1024। आप करके देखिएगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 बार करिए, ये आएगा। तो ऊपर आ गया 176, नीचे आ गया 1024। तो इस तरीके से ये आंसर आ गया कि कम से कम अगर किसी कॉइन को हम कितने टाइम टॉस करें, 10 टाइम्स अगर हम उसको थ्रो करते हैं साइमल्टेनियसली, तो उसके बाद जो है कम से कम 7 हेड्स मिलेंगे। इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 176 अपॉन 1024।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन इसमें बाइनोमियल में पूछे जाते हैं। समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखा करिए कि ये चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो हम रिप्लाई भी कर दिया करेंगे। ओके, थैंक यू।